कौन शूट होल्डर लिया ना वापस। चलो लास्ट क्लास में भाई, लास्ट क्लास में ठीक है आई कैप चलो देखना अपन इस तरह के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, पहले टर्म को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद करस्पॉन्डिंग जो रो है और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आई कैप सिलेक्ट करा, उस आई कैप को मैं यहां पर लिख रहा हूं और ये सिलेक्ट करने के बाद करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद क्या बचेगा, ये चार क्वांटिटीज बचेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये मल्टीप्लाई करा माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, यहां लिख दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरी टर्म को सिलेक्ट करा, मतलब जे कैप को सिलेक्ट करा। ठीक है, जब आप दूसरी टर्म को सिलेक्ट करोगे तो उसके साथ में आपको एक माइनस नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। दूसरी टर्म को सिलेक्ट करोगे तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ये लगाने के बाद एक बार आपने ये सिलेक्ट कर लिया ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और जो रो है उसको डिलीट कर दो, तो ये और ये डिलीट हो जाएंगे। बचेगा क्या, अगर ये डिलीट हो गया तो 1 3 2 और 5 बचेगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 आ जाएगा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना, ये गायब हो चुका है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसके बाद तीसरी टर्म सिलेक्ट करेंगे के कैप पॉजिटिव साइन के साथ। ये सिलेक्ट करने के बाद भी करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को डिलीट करा, इसको और इसको डिलीट करने के बाद बचेगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, वो भी हो जाएगा 4। ठीक है, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0 के कैप आ गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं, आप उसको
ट्राई करो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है हमें। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है। चलो देखना आप। हाँ, सबसे पहले आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह से लिख लो। हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं। तो ए के जो कोएफिशिएंट है 3, 4 और 5 वो लिख के बैठ जाऊं, ठीक है। बाद में बी वेक्टर है, तो बी के जो कोएफिशिएंट है 1, 2 और 2 वो कोएफिशिएंट लिख के बैठ जाऊं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम आई कैप को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आई कैप को सिलेक्ट करके यहां पर लिख लिया। ये लिखने के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हो गई, ये 4 बचेंगे, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 8 माइनस 10 आई कैप के साथ लिख लिया। फिर जे कैप अगर अपन सिलेक्ट करते हैं तो अपने को साथ में माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस लगाने के बाद करस्पॉन्डिंग कॉलम रो को डिलीट करा, ये डिलीट हो जाने के बाद 3 2 6 माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। ये आ जाएगी जे कैप वाली टर्म। इसके बाद तीसरी जो टर्म है वो के कैप है। के कैप जब अपन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने के बाद
करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को डिलीट करा, कॉलम और रो को डिलीट करने के बाद 6 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर बचेगा -4, है ना। 3 2 6 और ये हो जाएगा 4। इसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, छाप लो उसको जल्दी। एक सवाल और दे देता हूँ मैं इस पे। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है।
चलो देखना, अपने को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है। पहले तो आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लेते हैं। अब बी क्रॉस ए निकालना है ना, तो बी वेक्टर को पहले लिखेंगे। जो बी वेक्टर है 2 2 और 2, उसको पहले लिखेंगे और फिर अपन लिखेंगे ए वेक्टर को। ए वेक्टर है माइनस का 3 1 और 2, -3 1 और 2। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। ये लिखने के बाद सबसे पहले आई कैप को सिलेक्ट करूं, आई कैप को सिलेक्ट करा, उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और जो रो है उसको डिलीट करा। ये डिलीट होने के बाद ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये आई कैप वाली टर्म आ गई। इसके बाद जे कैप वाली टर्म को सिलेक्ट करा, जे कैप को सिलेक्ट करा, जे कैप के साथ अपन क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। जे कैप के साथ माइनस लगा देंगे। माइनस लगा देने के बाद इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को और रो को डिलीट करा। कॉलम को रो को डिलीट करने के बाद 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 माइनस ये इंटू ये, -3 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा -6। ठीक है, इसके बाद के कैप को सिलेक्ट करूंगा। के कैप को अपन प्लस के साथ सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉलम और रो को डिलीट करा। कॉलम और रो को डिलीट करने के बाद ये हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा -6। ठीक है, कैलकुलेट कर लो उसको। ये आ जाएगा -10 जे कैप और ये हो जाएगा +8 के कैप। ठीक है, अब लो उसको। चलो, ये हो जाने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट हो चुका है। क्रॉस प्रोडक्ट में और कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है अपने को। ठीक है, वैसे तो इसमें और भी प्रॉपर्टीज लिखी जाती है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। जैसे अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पैरेललोग्राम का एरिया दे देता है। ठीक है, बता देता हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ लेकिन वो प्रॉपर्टी अपने कुछ खास काम आने नहीं वाली। ठीक है, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर एक वेक्टर है ए वेक्टर और यहाँ पर आपके पास एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, अगर आप ए क्रॉस बी करते हो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया दे देता है। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो लिख नहीं रहे, कोई काम की नहीं है। ठीक है, अपना काम इतने में हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। नहीं बताया था ना मैंने, कॉम्पोनेंट्स नहीं पढ़ाया था ना, कॉम्पोनेंट्स नहीं पढ़ाया। components of a vector। तो जैसे आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर,
ठीक है, उसकी कुछ भी वैल्यू मैंने मान ली, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2p कैप, ये मान लिया मैंने ए वेक्टर। क्या मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, ये प्लस ये, करके देखो, 3i कैप प्लस आई कैप, 4i कैप, 2j कैप प्लस j कैप, 3j कैप, और k कैप प्लस k कैप, 2k कैप। तो अपन इस वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने करा क्या है, हमने एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर के सम के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। हमने क्या करा, एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर के सम के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये जो अपन ने करा इसको बोलते हैं कंपोनेंट लेना। जब भी आप किसी एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर के अंदर ब्रेक कर देते हो, तो ये जो नए वेक्टर्स बनते हैं ना, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। जब भी किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अंदर ब्रेक करा जाता है, तो जो वेक्टर्स आपके बनते हैं ये सारे, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये होते हैं कंपोनेंट्स। अब क्या जरूरी था कि मैं ऐसे ही ब्रेक करूं? हजारों तरीके हो सकते हैं ब्रेक करने के। मैं इसको ऐसे लिख सकता था, मैं लिख लेता 3i कैप, और लिख लेता मैं ऐसे लिख सकता था। तो अभी मैंने क्या करा, वापस से एक वेक्टर को दो वेक्टर के सम के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो इन दोनों को भी अपन क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स ही बोलेंगे। किसी भी वेक्टर को अगर आप ब्रेक करके लिखते हो ना इससे, तो ये सारे वेक्टर्स को बुलाता है कंपोनेंट। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेक्टर को है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। किसी भी तरीके से इनफाइनाइट वेक्टर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, आप 3i कैप अगर लिखा हुआ है आपके सामने, तो आप उसको 2i कैप प्लस आई कैप लिख सकते हो। उसको चाहो तो आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप लिख दो, या 4i कैप माइनस आई कैप लिख दो, है ना। जैसे अगर आपके पास 3i कैप लिखा हुआ है, तो उसको आप कितने तरीके से लिख सकते हो, उसको आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप लिख दोगे, 2i कैप प्लस आई कैप लिख दोगे, 4i कैप माइनस आई कैप लिख दोगे, कैसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे इनफाइनाइट तरीके होंगे रिप्रेजेंट करने के। तो होता क्या है, एक वेक्टर को ब्रेक करने के इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, या फिर एक ही वेक्टर को अपन इनफाइनाइट वेक्टर के सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई थ्योरेटिकली पूछता है, कोई पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन अगर आपसे कोई थ्योरेटिकली पूछता है कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। एक वेक्टर को कितने फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और कंपोनेंट लेने का मतलब क्या है, कि ब्रेक कर रहे हैं अपन वेक्टर को, बस अपन एक वेक्टर को दो वेक्टर के सम के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, और कुछ खास नहीं। ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। और कंपोनेंट की डेफिनेशन भी इतना कुछ खास काम आएगी नहीं। ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया कि एक वेक्टर को इनफाइनाइट तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम वेक्टर को दो डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, या जरूरत पड़े तो तीन डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, एक्स वाई जेड। हम जनरली क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को दो डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा तीन डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ केस में तो अपन एक्स और वाई डायरेक्शन में ही ब्रेक करते हैं। तो अभी अपन उसी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बना लिया मैंने। ठीक है, यहां पर एक वेक्टर है ए वेक्टर, यहां पर एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, इसको स्मॉल ए वेक्टर लिख लो। इस वेक्टर का
एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा। ठीक है, अगर तुम लोग को ट्रायंगल लॉ याद है तो तुम ये बताना कि अगर मैं इसको बी वेक्टर बोलता हूं और अगर मैं इसको सी वेक्टर बोलता हूं, ये बी वेक्टर ये सी वेक्टर, तो क्या ये वाला जो वेक्टर है, जो अपना ए वेक्टर है, क्या इस वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर? अगर ये ए वेक्टर है तो उसको अपन बोल सकते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, इसको क्या करा, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी और इसकी वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है। हम क्या करने में इंटरेस्टेड है, बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब ये ए है, ये वाली लेंथ अगर मैं ए बोलता हूं तो क्या आपको ये वाली लेंथ ए कॉस थीटा दिखाई देती है? कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बी के बराबर, हाइपोटेनियस ए के बराबर। ठीक है, तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा के बराबर। तो यहां पर ये वाला जो वेक्टर है वो ए कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर है, जो सी वेक्टर है, ठीक है, वो आ जाएगा ए साइन थीटा के बराबर। सेम तरीके से साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, उससे सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी ए साइन थीटा के बराबर। तो उसके अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ये वाला कंपोनेंट जिसकी वैल्यू ए कॉस थीटा के बराबर होगी, और एक है ये वाला कंपोनेंट जिसकी वैल्यू ए साइन थीटा के बराबर होगी। ठीक है, अब इतना दिमाग खर्च करने की भी जरूरत है नहीं, अपन सीधे इसको याद रखेंगे। याद क्या रखेंगे कि जैसे ये मैंने एक लाइन बना दी, मैंने बोल दिया ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैंने यहां पर एक वेक्टर बना लिया, मैंने यहां पर एक वेक्टर बना लिया, ये वाला एंगल थीटा है। तो इस वेक्टर का ये वाला जो कंपोनेंट है वो होता है ए कॉस थीटा के बराबर, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो होता है ए साइन थीटा के बराबर। अब इसको याद कैसे रखना है, ये लाइन है, ये वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो लाइन के अलोंग कंपोनेंट कॉस के साथ आता है। जो लाइन के अलोंग कंपोनेंट है वो किसके साथ आता है, कॉस के साथ आता है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, लाइन के अलोंग कॉस के साथ आएगा, लाइन के परपेंडिकुलर साइन के साथ आएगा। ठीक है, इतने से अपना काम हो जाएगा। कैसे भी कर लो, कोई भी लाइन खींच लो, ऐसी लाइन खींची, ये वेक्टर बनाया, इसके और लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो लाइन के अलोंग कंपोनेंट कॉस के साथ आएगा और इसके परपेंडिकुलर साइन के साथ आएगा। बस छाप लो उसको। ये चीज याद हो जाएगी थोड़े समय, क्योंकि हर एक चैप्टर में यूज होगा। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में यूज होता है।
चलो देखना, एफ फोर्स बनाया मैंने यहाँ पर, ठीक है, एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया, आपको एक्स के अलोंग कंपोनेंट निकालना है, वाई के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। निकालो, एक्स के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, वाई के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, निकाल के लिख लेना कॉपी में। चलो छोड़ो, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया है, एफ के कंपोनेंट निकालना है। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये भी थीटा होगा। क्यों? ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एक तरह से ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, ये मार्क करने के बाद फोर्स और लाइन के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो लाइन के अलोंग कंपोनेंट कॉस के साथ आएगा, और अपनी लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन के साथ आएगा। ठीक है, नोट करते आना ये। आपको सारे सवालों में कंपोनेंट्स ही निकालना है। ये एफ फोर्स लग रहा है, अब की बार ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स के अलोंग कंपोनेंट निकालना है, वाई के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। ये वाला एंगल थीटा है। तो समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? ये वाला एंगल थीटा है। आप देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा हो गया ना, तो लाइन के साथ फोर्स का एंगल थीटा बन रहा है। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के साथ फोर्स का एंगल थीटा बन रहा है, तो लाइन के अलोंग कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। जिस लाइन के साथ एंगल मेजर कर रहे हैं ना अपन, वो थीटा है, तो लाइन के अलोंग कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इस लाइन के परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। चलो अब करो।
ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग कॉम्पोनेंट निकालना है। लिख के बैठ जाओ, लिख के बैठ जाओ, मैं कॉपी में चेक कर लूंगा। एक्स वाला कॉम्पोनेंट निकाल लो, वाई वाला कॉम्पोनेंट निकाल लो। चलो देखना, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। आप इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये 90 के बराबर है, ये वाला एंगल थीटा है। ये वाला एंगल कैलकुलेट करो तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा के बराबर आ जाएगा। कैसे? जो तीनों एंगल होते हैं ना ट्रायंगल के, तीनों का सम होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये वाला एंगल निकालते हो तो ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल 90 माइनस थीटा के बराबर आने के बाद ये लाइन और ये लाइन जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल अपने आप ही थीटा हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल
का जो सम है ना वो 90 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अपने आप थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। अब देखो फोर्स का इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। फोर्स का लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो लाइन के अलोंग कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है छापो और याद रखो, ये वाला केस बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको दिमाग में रखना। सबसे पहले ये थीटा बोला, ये 90 था, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कैलकुलेट करने पे थीटा आता है, ये थीटा हो जाएगा। फिर एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। चलो
ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ F फोर्स लग रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। करो, सोचो सोचो उसको। एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। एक बार वो देख लो यार। यहां पर ऑब्जेक्ट था, ऊपर की तरफ F फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है। मुझे क्या करना है, मुझे एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग इस फोर्स को रिजोल्व करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला ये एंगल थीटा है, यहां पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा होने के बाद अगर आप देखोगे तो ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला एंगल थीटा आ रहा है तो ये वाला एंगल अपने आप 90 माइनस थीटा आएगा। 90 माइनस थीटा आने के बाद अब इनको और इस लाइन को देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने की वजह से अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ये लिख लेने के बाद फोर्स का ये वाला कंपोनेंट होगा F cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा, ठीक है।
चलो, ये नोट करने के बाद इसको थोड़ा बहुत लिख के देखना, बाकी अगली क्लास में देखेंगे अपन। ठीक है, चलो बाय बाय।